बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम एक ऐसा सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कानून मुफरद अज़ा सिखाने का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ये मुकम्मल कोर्स होगा, सिलसिला वार होगा और इसमें हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कानून मुफरद अज़ा क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश हुई और दूसरी तिबों से इसका फ़र्क क्या है, ये हम सब इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सिखाने वाला अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरोकार लाते हुए उस टॉपिक की जुज़ियात और कुलियात पर बात करता है। इसलिए ये कहना इंतहाई नामुनासिब होगा कि जी सिखाने वाले जो हैं वो पूरा नहीं बताते या चीदा बातें नहीं बताते, ठीक है, अहम बातें नहीं बताते। बात ये है जी कि बताने वाला तो दिल खोल के रख देता है। अब आप में कितनी अहलियत है, आप में कितनी काबिलियत है कि आप उसमें से क्या कुछ समझ सकते हैं, क्या कुछ पिक कर सकते हैं, ये आपका काम है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि जनाब जो सिखा रहा है तो वो चंद चीज़ें तो बता रहा है और बाकी छुपा रहा है। भाई, अगर उसने छुपाना होता तो चंद बातें ही आपको क्यों बताता, किस लिए बताता, क्यों बताता, उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो चंद बातें भी आपको बताए। भाई, वो क्यों बताए? जब उसने चीज़ें ही आपसे छुपानी हैं तो क्यों बताए? एक सवाल पैदा होता है ना जी कि जो बंदा छुपा रहा है तो वो जो बता रहा है वो भी क्यों बताए। तो मेरे भाई, ये चीज़ें जहन से निकाल दें, जहन को फ्रेश रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उसमें सबसे पहले ये होता है जी कि आप जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जब तक उसकी तारीफ आपको नहीं पता होगी, उसकी आम फहम तारीफ आप सीखने वालों को नहीं बता सकेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा जी कि टॉपिक क्या है, उसका मकसद क्या है और उसको सीखना किस तरह है। तो बुनियादी तौर पर हम सबसे पहले कानून मुफरद अज़ा की तारीफ कर लेते हैं कि कानून मुफरद अज़ा है क्या। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लें कि कानून मुफरद अज़ा भी तिब का एक तरीका है, इलाज है। यानी कानून मुफरद अज़ा भी तिब का एक तरीका है, इलाज है। तो इसकी तारीफ क्या बनेगी? यानी हम इसकी बेहतरीन तारीफ ये कर सकते हैं कि कानून मुफरद अज़ा वो तिब्बी तरीका इलाज है जिसमें मर्ज मुफरद उज़्व में तशख़ीस करके उसका इलाज भी मुफरद किया जाए, कानून मुफरद अज़ा कहलाता है। और कानून मुफरद अज़ा इसके मुजिद जनाब हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो उनके नाम की निस्बत से इस तरीके इलाज को तिब साबिर भी कहा जाता है। अब दोस्तों, हम ये देख लेते हैं जी कि तिब साबिर या कानून मुफरद अज़ा की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसको क्यों पेश किया गया। जब पहले ही इतनी पेथियाँ मौजूद हैं तो फिर क्या ज़रूरत थी कानून मुफरद अज़ा को पेश करने की। हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं जी कि नहीं, कानून मुफरद अज़ा जी वो तिब पहले वाली तिब है, उसका ही हिस्सा है और इसकी क्या ज़रूरत थी पेश करने की, ये कोई अलग तिब नहीं है, अलग तरीका इलाज नहीं है। भाई, आपकी बात ठीक है, ये नहीं है अलग तरीका इलाज, कोई नई तिब नहीं है। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि दुनिया तहकीकात पे तहकीकात कर रही है, नित नई चीज़ें दरियाफ्त हो रही हैं और जिस शोबे में
तहकीकात और तरक्की और आगे बढ़ने का अमल रुक जाता है, वो शोबे जंग आलूदा हो जाते हैं और दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं, नापीद हो जाते हैं। तो इसलिए जिस शोबे में तहकीक रुक जाएगी वो तो ख़त्म हो जाएगा। अब बात यह है जी कि कानून मुफरद अज़ा क्यों पेश किया गया जबकि तिब पहले से मौजूद है। तो देखें जी कि दुनिया में तिब की बहुत सारी शाखें मौजूद हैं और वो सब इसलिए पेश की गई कि बनी नौ इंसान को सेहतमंद रखा जा सके। अगर कदीम ज़माने में देखें तो जो तिब थी वो कदीम तिब कहलाई। ये तिब जब यूनान में पहुंची तो फिर तिब यूनानी कहलाई, मिस्र में पहुंची तो तिब मिस्री कहलाई, ईरान में पहुंची तो तिब ईरानी कहलाई और अरब में पहुंची तो तिब अरब कहलाई। ठीक है जी। और हिंदुस्तान में जो पहुंची तो हिंदुस्तान में जो है इसको आयुर्वेदिक कहा गया, लेकिन मुसलमानों ने तिब यूनानी पर बहुत ज़्यादा एहसानात किए हैं और इसका नाम तब्दील करने की बजाय इसको तिब यूनानी ही रखा। जबकि हिंदुस्तान और इसमें जो हिंदुओं का जो अपना वो तरीका इलाज है उसको उन्होंने अलग से प्रमोट किया, उसको उन्होंने आयुर्वेदिक कहा। तो गोया तिब कदीम भी एक तिब थी, तिब यूनानी भी एक तिब है, आयुर्वेदिक भी एक तिब है, फिर इससे होम्योपैथी निकली तो होम्योपैथी भी एक अलग तिब कहलाई, एलोपैथिक आई वो भी एक अलग तिब कहलाई, इसमें फिर सुधा आ गई वो भी एक अलग तिब है, आकोपंक्चर आ गई चाइना वालों की वो भी अलग तिब है। तो मेरे भाई जहाँ इतनी तिबें मौजूद हैं और उनसे किसी तिब की अहमियत ख़त्म नहीं हो गई, कोई तिब ख़त्म नहीं हो गई, तो कानून मुफरद अज़ा के आने से भी किसी तिब को कोई ख़तरा नहीं है। इससे न किसी तिब की शान में कमी आती है न उसकी ज़रूरत में कमी आती है। तो इसलिए परेशान होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है और कानून मुफरद अज़ा से एलर्जिक होने की भी ज़रूरत नहीं है कि कानून मुफरद अज़ा अगर आ गया तो खुदा ना खास्ता इससे किसी तिब की जो है वो शान में कमी आ जाएगी या उसकी ज़रूरत और अहमियत कम हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कानून मुफरद अज़ा ने तो हर तिब की शान बुलंद की है, वो चाहे तिब यूनानी हो, आयुर्वेदिक हो, सुधा हो, आकोपंक्चर हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, हिजामा हो, जो भी हो, कानून मुफरद अज़ा सब के लिए एक कसौटी है, एक पैमाना है। तो अब हम ये देखते हैं जी कि कानून मुफरद अज़ा की ज़रूरत क्यों पेश आई। दोस्तों, कानून मुफरद अज़ा सिर्फ और सिर्फ तशखीस में बेपनाह आसानियां पैदा करता है। ठीक है जी। और इसका बुनियादी सबब भी तशखीस में बेहतरी और आसानी है। अगर हम ज़माने कदीम में देखें तो इस वक्त 3 पैथियाँ जो हैं वो मशहूर व मारूफ हैं। इसमें एलोपैथी है जिसमें तशखीस के लिए 7 करोड़ लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं जिनकी तस्दीक गूगल से की जा सकती है। दूसरे नंबर पर तिब यूनानी है। तिब यूनानी में अमराज की तशखीस के लिए तकरीबन 1 लाख से ऊपर नब्ज़ें हैं और इसका इशारा जो है, इसकी तस्दीक जो है वो हकीम सनाउल्लाह हलाज साहब ने जो दिबाचा लिखा कुलियात तहकीकात साबिर मुल्तानी साहब, उससे तस्दीक की जा सकती है। और तीसरे नंबर पर आ जाती है जी होम्योपैथिक, और होम्योपैथिक में इतनी बेशुमार और अनगिनत अलामात हैं कि एक होम्योपैथ के लिए, एक मुआलिज के लिए उनका अहाता करना बहुत मुश्किल है। तो इसके मुकाबले में उस्ताद मोहतरम हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने कानून मुफरद अज़ा को पेश किया और कानून मुफरद अज़ा की जो मुनफरिद खासियत है वो इसकी तशखीस में बेपनाह आसानी है। कैसे आसानी है? देखें जी, साइंस ये कहती है कि हरारत ज़िंदगी है या ऑक्सीजन ज़िंदगी है। ठीक है जी, इसको आपने गौर करना है और इसको जहन में बिठा लेना है जी कि हरारत जिंदगी है। अच्छा, और खुलिया जिंदगी की बुनियादी इकाई है। एक
खुलिया जब अपनी अफजाइश नस्ल करता है तो ये 4 किस्म के खुलियात में तकसीम हो जाता है। नंबर 1 बुनियादी खुलिया जिसको इल्हाकी खुलिया भी कहते हैं। नंबर 2 पे उजलाती खुलिया जिसको मस्कुलर सेल्स भी कहते हैं। नंबर 3 पर गुद्दी खुलिया जिसको एपिथेलियल सेल्स भी कहा जाता है। और नंबर 4 पे असबी खुलिया जिसको नर्वस सेल्स भी कहा जाता है। तो ये 4 सेल्स में तकसीम हो जाता है। एक ही मिजाज के खुलियात जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज़ बन जाती हैं। जब खुलियात 4 थे तो टिश्यूज़ भी 4 हो गई। कौन कौन सी जी? इल्हाकी टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़। ये 4 टिश्यूज़ जब एक ही मिजाज की टिश्यूज़ जब आपस में मिलती हैं तो मुफरद उज़्व बन जाती हैं। मुफरद उज़्व भी 4 हैं। कौन कौन से? जनाब बुनियादी उज़्व जो कि हड्डी है, जो कि इंसानी जिस्म की बुनियाद बनाती है। इसके अलावा जनाब दिल हो गया, दिमाग हो गया और जिगर हो गया। तो यहाँ पर हम जो 4 बुनियादी आज़ा हैं इन अज़ा को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक बुनियादी अज़ा और दूसरे हयाती अज़ा। बुनियादी अज़ा में हड्डियाँ आ जाती हैं और हयाती अज़ा में दिल, दिमाग और जिगर आ जाते हैं। ठीक है जी। अब हमने जो बुनियादी नुक्ता देखना है, जो बुनियादी फ़र्क देखना है, जो कि कानून मुफरद अज़ा और दूसरे तरीक़ा इलाज में है, हमने वो देखना है। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुलियात जो हैं वो इंसानी जिस्म की बुनियाद हैं। ठीक है जी। और हर सेल जो है वो एक पूरा जिस्म है जो खुराक लेता है, जो हरकत करता है, जो अपने अफ़ाल सर अंजाम देता है, जो अपनी नस्ल बढ़ाता है और उसको मौत आती है। तो गोया एक सेल को, एक खुलिये को हम एक मुकम्मल जिस्म कह सकते हैं। अब हर खुलिया ऑक्सीजन की शक्ल में, यानी खुराक जो लेता है उस खुराक की शक्ल में ऑक्सीजन लेता है। और ऑक्सीजन क्या है? हरारत है। और हरारत क्या है? जिंदगी है। तो गोया हर सेल की जो जिंदगी है वो हरारत है और हरारत क्या है? ऑक्सीजन है। तो हर खुलिया खुराक की शक्ल में ऑक्सीजन हासिल करता है और फुजले की शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। ये खुलिये का फेल है। यानी खुलिया खुराक हासिल करता है जिसमें ऑक्सीजन होती है और फुजला खारिज करता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये अमल जहाँ भी और जिस खुलिये में भी बिगड़ता है तो वहाँ पर मर्ज कायम हो जाता है। यानी जो खुलिया ऑक्सीजन हासिल ना कर सके, खुराक हासिल ना कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज ना कर सके तो वो बीमार हो जाता है। इसका नाम मर्ज है। तो उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि खुलिया जो भी हो, चाहे आसाबी हो, उजलाती हो, गुद्दी हो, आसाबी हो, इल्हाकी हो, कोई भी खुलिया हो, वो जब ऑक्सीजन हासिल ना कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज ना कर सके तो वो मरीज है। यानी वो खुलिया में मर्ज पैदा हो गया, उसके तबाही अफ़ाल बिगड़ गए। इस चीज़ का नाम मर्ज है। तो अब ये तशखीस कितनी आसान हो गई कि जनाब खुलिया चाहे इल्हाकी है, उजलाती है, गुद्दी है या आसाबी है, अगर वो खुराक की शक्ल में ऑक्सीजन नहीं ले रहा और फुजले की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज नहीं कर रहा तो वो खुलिया मरीज हो चुका है और उसमें मर्ज जन्म ले चुका है। ये तशखीस है इंतहाई आसान, इंतहाई साइंटिफिक। इसमें ना किसी लंबे चौड़े टेस्टों की ज़रूरत है, ना किसी
उर्लम फरलम की ज़रूरत है, बल्कि ये सादा और आम फहम को खुलिया उस्ताद साहब ने बयान कर दिया कि जनाब जो खुलिया खुराक नहीं ले रहा और अपना फुजला खारिज नहीं कर रहा वो मरीज़ है और मर्ज़ उस जगह कायम हो गया है। तो इसके लिए उन्होंने गैर तबाई तहरीक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यानी तबाई तहरीक उस्ताद साहब ने क्या बयान की, ये कि तबाई तहरीक ये है कि सेहत की हालत में खुलिया खुराक के ज़रिए ऑक्सीजन ले रहा है और अपने फुजले के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहा है। ये हालत सेहत है, चाहे ये फेल जिस खुलिये में भी हो रहा है। और इसके अपोजिट जब कोई खुलिया खुराक हासिल नहीं कर रहा तो ऑक्सीजन नहीं ले रहा और नतीजे के तौर पर अपना फुजला खारिज नहीं करा, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज नहीं करा, तो उस खुलिये में मर्ज पैदा हो चुका है। ये तशखीस का इतना साइंटिफिक और आसान अंदाज है जो दुनिया की किसी भी तिब में नहीं पाया जाता, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कानून मुफरद अज़ा में ही उस्ताद मोहतरम हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया। अब उन्होंने कहा कि बुनियादी खुलिया जैसे हड्डियां बन गई, ठीक है, और 3 हयाती खुलियात जिसमें उजलाती यानी मस्कुलर सेल्स हो गए, एपिथेलियल सेल्स हो गए और नर्वस सेल्स हो गए। इनमें से किसी में भी जब ये अमल गैर तबाई हो जाएगा कि इन 3 में से कोई खुलिया भी जब खुराक हासिल नहीं कर सकेगा, ऑक्सीजन हासिल नहीं कर सकेगा और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज नहीं कर सकेगा, तो उस खुलिये में मर्ज है। और इसकी तशखीस, इसकी मकाम जो है वो हम नब्ज़ के ज़रिए तशखीस कर लेते हैं। नब्ज़ पर हाथ रखते ही एक मुआलिज को पता चल जाता है जी कि कौन सा सेल जो है वो ऑक्सीजन नहीं ले रहा और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज नहीं कर रहा, तो उसको फ़ौरन पता चल जाता है और वो पहुंच जाता है जी कि मर्ज किस जगह पर है। तो दोस्तों ये इस सिलसिले का पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन थी, तारुफ था कि कानून मुफरद अज़ा की तारीफ़ और ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इंशाअल्लाह इसके सिलसिलावार लेक्चर जितने भी हो जाएंगे वो चलेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाअल्लाह हम आपको ये पूरा कोर्स जो है वो सिखाएंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।